राजस्थान के इतिहास में हमने अब तक के वीडियोस में यह देखा कि मेवाड़, जालौर, मारवाड़, अजमेर के इतिहास के बाद आमेर, जो वर्तमान में जयपुर के पास में स्थित है, आमेर के इतिहास के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ढूंढ नदी के आसपास के भाग में रहने की वजह से उस क्षेत्र को उस समय में ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता था और आरंभ में वहाँ के शासकों ने धीरे धीरे मीणाओं ने पहली बार वहाँ पर ढूंढाड़ के आसपास के क्षेत्रों में अपना शासन प्रारंभ किया। बाद में वह क्षेत्र बड़गुजरों के हाथों में गया और नरवर के जंगल मध्य प्रदेश के कुश वंश के वंशज जो अपने को श्री राम से जोड़ते हैं, कुश वंश के वंशजों ने, जो कछवाह कहलाए, उन लोगों ने बाद में इस क्षेत्र में राजनीतिक सत्ता को स्थापित किया। ढूंढ नदी, ढूंढाड़, मीणाओं द्वारा पहली बार शासन आरंभ करना, फिर बड़गुजरों द्वारा वहाँ पर नियंत्रण और कुश वंश के कुशवाह शासकों द्वारा शासन करने के कारण ये कुशवाह कहलाए। प्रारंभिक इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो 1137 में धोलाराम, जिसे दुल्हे राम भी कहा जाता था, तेजकरण ने कुशवाह वंश की स्थापना की। अर्थात ये प्रारंभिक शासक थे जिन्होंने पहली बार इस क्षेत्र को संगठित किया। इन्होंने पहली बार दौसा को राजधानी बनाया, अर्थात अपना मूल स्थान बनाया, और अपनी कुल देवी जमवायु, जिसे बाद में अन्नपूर्णा देवी के मंदिर का निर्माण भी इनके द्वारा करवाया गया, और इन्होंने ही, धोलाराम ने ही 1150 में अम्बावती नगरी को बसाया, जिसे बाद में आमेर नाम से जाना गया। अर्थात प्रारंभिक कछवाह शासकों में धोलाराम थे, जिन्होंने दौसा को राजधानी बनाया, अन्नपूर्णा मंदिर का निर्माण करवाया और आमेर नगर की स्थापना की। और यहीं से कछवाहा राजवंशों का नेतृत्व इस क्षेत्र को मिला। और बाद में 1207 में कोकिल देव ने आमेर को अपनी राजधानी दौसा से आमेर बनाया। कोकिल देव के बाद पृथ्वीराज मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह का समकालीन था और पृथ्वीराज ने खानवा के युद्ध में, अर्थात 1527 में बाबर के विरुद्ध सांगा का साथ दिया, जिसके बाद पृथ्वीराज के पुत्र सांगा ने, यहाँ सांगा आमेर से संबंधित थे, वह संग्राम सिंह थे मेवाड़ के महाराणा, जिनके साथ पृथ्वीराज ने खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह का साथ दिया। युद्ध के बाद पृथ्वीराज के पुत्र सांगा थे, जिन्होंने सांगानेर नगर की स्थापना की। अर्थात प्रारंभिक जो कछवाहा शासक थे, उन्होंने राजपूताने में मुगलों के प्रसार को रोकने के लिए खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया पृथ्वीराज ने। परंतु उसके बाद स्थितियों में परिवर्तन आने लगा। पृथ्वीराज के पुत्र सांगा द्वारा सांगानेर नगर बसाए जाने के बाद इसके आगे के जो शासक थे, रतन सिंह कछवाहा, ये सब कछवाहा शासक वंश के थे, तो इन्होंने अपने साथ कछवाहा वंश को जोड़ा। रतन सिंह कछवाहा ने अफगान शासक शेर शाह सूरी की अधीनता को स्वीकार किया। इसी के काल में शेर शाह सूरी की अधीनता को स्वीकार करने से नाराज होकर के राव शेखा उत्तर
पूर्वी क्षेत्र में चले गए और वहाँ पर उन्होंने एक नए साम्राज्य को स्थापित किया, जिसे बाद में राव शेखा के नाम पर शेखावटी रखा गया। शेखावटी क्षेत्र की स्थापना राव शेखा के द्वारा की गई। अर्थात यह शाखा जो थी, शेखावतों की शाखा, यह भी आमेर के कछवाहा शासकों की यहीं से निकली हुई थी। रतन सिंह कछवाहा द्वारा शेखावटी क्षेत्र की स्थापना के समय में उनके समकालीन शासक थे राजा भोरमल। राजा भारमल 1547 से 1573 तक आमेर के महाराजा रहे और इनके समय में ग्रह कलह, आंतरिक ग्रह कलह और मीणाओं, क्षेत्रीय मीणा जातियों से परेशान होकर के अकबर ने राजा व अमीर उत उमरा की उपाधि राजा भारमल को दी तथा भारमल ने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की। जब अकबर अजमेर, रणथंभौर के रास्ते अजमेर आ रहा था, उस समय में राजा भारमल ने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता को स्वीकार किया तथा अपनी पुत्री जोधाबाई, जिसे हुरकाबाई और मरियम उज्जमानी भी कहा जाता है, उसका विवाह अकबर के साथ किया, जो प्रथम मुगल राजपूत विवाह था। और यहाँ पर यह बताना आवश्यक है कि अकबर की जो राजपूत नीति थी, अकबर की राजपूत नीति थी कि युद्ध के द्वारा, संधि या समझौतों के द्वारा या विवाह संबंधों के द्वारा राजपूतों के साथ मैत्री संबंधों को स्थापित किया जाए। और भारमल ने अकबर की स्वतः अधीनता स्वीकार करते हुए जोधाबाई का विवाह जब अकबर से किया तो यह पहला राजपूत मुगल वैवाहिक संबंध था। इसके बाद मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह भी मुगल शहजादों के साथ किया, वो उनका दूसरा विवाह था। तो यहाँ से राजपूताना के राजपूत शासक और मुगलों के मध्य नई व्यवस्था प्रारंभ हुई। राजा भारमल के पुत्र भगवंत दास और उसके पौत्र मानसिंह दोनों की नियुक्ति अकबर के दरबार में की गई और इन्हें अकबर के दरबार में सम्मानजनक मनसब प्राप्त हुआ। मनसबदारी व्यवस्था, इसके बारे में हम प्रथम वर्ष में पढ़ चुके थे कि मुगलों की मनसबदारी व्यवस्था जिसको अकबर के द्वारा स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर राजा भारमल के द्वारा अकबर की अधीनता स्वीकार करने के बाद दोनों की नियुक्ति अकबर के दरबार में की गई, पुत्र भगवंत दास और पुत्र मानसिंह। और यहीं से आमेर के शासकों का मुगलों के साथ जो संबंध बना वह 1757 तक चलता रहा। राजा भगवंत दास, राजा भारमल की मृत्यु के बाद इनके पुत्र भगवंत दास आमेर के शासक बने 1573 से 1589, 1589। प्रथम बार अकबर के यहाँ पर इन्हें 5000 हजारी मनसबदारी मिली। दूसरा, यह अकबर के नवरत्नों में सम्मिलित थे। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य जो था राजा भगवंत दास का वो ये था कि अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को समझाने के लिए जो 4 शिष्टमंडल भेजे गए थे, उसमें तीसरे शिष्टमंडल का में राजा भगवंत दास महाराणा प्रताप को समझाने के लिए मेवाड़ गए, परंतु वे अपने कार्य में असफल रहे। नंबर 4, भगवंत दास ने अपनी पुत्री का विवाह, मानबाई का विवाह सलीम, जो बाद में मुगल बादशाह जहांगीर बना, से किया, जिससे उसका बेटा अमीर खुसरो का जन्म हुआ। राजा भगवंत दास ने अपना संपूर्ण शासनकाल मुगलों के अधीन मनसबदार रहते हुए
अपना जीवन किया और लंबे समय तक वे अकबर की अधीनता में रहे। राजा भगवंत दास की मृत्यु के बाद इनका पुत्र मानसी 1589 से 1614 तक आमेर का शासक बना और राजा मानसिंह के शासनकाल में आमेर राज्य की बड़ी उन्नति हुई। मुगल दरबार में सम्मिलित होकर मानसिंह ने अपने राज्य का विस्तार किया तथा अनेक संकटकालीन अवसरों पर मुगल शासनकाल की सेवा करते हुए अनेकों जगह पर वीरता को प्राप्त किया। मानसिंह ने उड़ीसा और आसाम को जीतकर अकबर के अधीन किया। इन्हीं सफलता के कारण मानसिंह को अकबर के शासनकाल में बंगाल, बिहार, दक्षिण काबुल का शासक नियुक्त किया गया। अकबर ने राजपूतों को अपनाकर अपने शासन को सुदृढ़ बनाने की जो नीति बनाई थी, उसमें मुख्य रूप से आमेर के शासक और विशेष तौर पर मानसिंह का सबसे बड़ा योगदान था। राजपूत राजाओं ने मानसिंह ही एक ऐसा था जिसके मुगल दरबार में सबसे पहले मैत्रीपूर्ण संबंध को अपनाया और जीवन भर मुगल दरबार की वफादारी करते हुए वहाँ पर अपने आप को शक्तिशाली बनाया। जैसा कि हम पहले भी वर्णन कर चुके हैं कि मुगलों की जो राजपूत नीति थी उसमें सबसे सटीक जो बैठने वाले थे वह मानसिंह थे, आमेर के शासक थे। मानसिंह का जन्म 1550 में हुआ तथा 12 वर्ष की आयु में ही अकबर की सेना में सम्मिलित हो गए। 1562 में 12 वर्ष की अवस्था में मानसिंह मुगल दरबार में आ गए। अकबर के साथ रहकर सैनिक शिक्षा में निपुणता को प्राप्त किया तथा अपने दादा के शासनकाल में अकबर के दरबार में रहकर वह अपने पिता के शासनकाल में कुंवर मानसिंह के रूप में अकबर की सेवा में लगे रहे तथा इसके बाद दादा के साथ अपने पिता के साथ कुंवर मानसिंह के रूप में अकबर की सेवा में लगे रहे। जब 1572 में गुजरात में होने वाले ईडर के विद्रोह में मानसिंह के विरुद्ध शेर खां के फौलादी के लड़कों को पराजित कर लूटा था, इसके अतिरिक्त गुजरात के अभियान में वह अकबर की सेना की अग्रिम पंक्तियों में थे। गुजरात से लौटते समय मानसिंह ने डूंगरपुर विजय की थी और उदयपुर में महाराणा प्रताप से भेंट की थी। अर्थात अपनी योग्यता को से प्रभावित होकर 1573 में अकबर ने अपना दूत बनाकर महाराणा प्रताप को मनाने के लिए दूत के रूप में भी भेजा था, पर मानसिंह का स्वाभिमान हल्दीघाटी के युद्ध में एक कारण बन गया था। तो और हल्दीघाटी के युद्ध में मानसिंह को ही प्रधान सेनापति बना करके महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजा गया, जिसमें कि वह असफल रहा। मानसिंह के जीवन काल में का एक महत्वपूर्ण अभियान की घटना थी। पहली बार मानसिंह को मुगल सेनापति बनाकर एक ऐसे शासक पर विजय करने के लिए भेजा गया जो कि किसी भी तरह मुगलों की अधीनता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। अकबर ने उसे 5000 घुड़सवार देकर मेवाड़ विजय के लिए रवाना किया और हल्दीघाटी के युद्ध में उसने प्रताप जैसे वीर को पराजित करके पहाड़ी की ओर शरण लेने के लिए बाध्य किया। यद्यपि मानसिंह मेवाड़ के भूगोल से परिचित नहीं थे, गोगुंदा में मुगल सेना घिर गई थी, फिर भी मानसिंह सफलतापूर्वक मेवाड़ से लौट गए। मानसिंह अकबर की इच्छा अनुसार महाराणा प्रताप को पकड़कर दरबार में नहीं ला सके। हल्दीघाटी के अभियान से उनकी प्रतिष्ठा को चोट पहुंची और कुछ समय तक अकबर की भी उससे नाराज रहे, किंतु थोड़े समय बाद अकबर ये समझ गया कि मेवाड़ पर पुनः अधिकार पाना संभव नहीं है। उसके बाद मानसिंह को अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर भेजा गया। अकबर के लिए मानसिंह का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता था क्योंकि उन्होंने उत्तर पश्चिमी सीमा पर काबुल के विद्रोह में मानसिंह जैसे योग्य सेनापतियों को अफगान सरदारों पर नियंत्रण के लिए, कश्मीर में होने वाले उपद्रवों पर नियंत्रण के लिए मानसिंह को अकबर के द्वारा उत्तर पश्चिमी सीमा पर नियुक्त किया गया और इन कार्यों में उसे उन क्षेत्रों का सूबेदार नियुक्त किया गया और
पश्चिमी सीमा प्रदेश के सूबेदार के रूप में रहते हुए मानसिंह ने इन क्षेत्रों पर पूर्ण रूप से शांति को स्थापित किया तथा 7 वर्षों तक, काफ़ी लंबे समय तक मानसिंह मुगलों के पूर्वी क्षेत्रों के सूबेदार बने रहे और उन्होंने अपनी सैनिक योग्यता का परिचय दिया। उत्तर पश्चिमी सीमा में मानसिंह का सबसे बड़ा जो अभियान था वो था काबुल। जिस समय मानसिंह पंजाब, कश्मीर, सिंध में विद्रोह दबा रहे थे, उस समय काबुल के शासक ने लाहौर पर आक्रमण किया था और मानसिंह ने उसे पराजित करके भगा दिया था। अकबर के आदेश पर मानसिंह ने काबुल पर अधिकार किया तथा 1585 तक मानसिंह ने काबुल और उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर, मुख्य रूप से लाहौर, पंजाब, काबुल, सिंध आदि क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के बाद वह सही तरीके से मानसिंह अपनी रणकौशल या सैनिक प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दर्शा पाया। काबुल अभियान से लौटने के बाद मानसिंह को बिहार का सूबेदार बना करके भेजा गया। उसके बाद मानसिंह ने उड़ीसा को विजय किया। उड़ीसा विजय के बाद मानसिंह बंगाल का सामंत रहा, बंगाल का सूबेदार रहा और अकबर की मृत्यु के बाद मानसिंह सलीम का भी संरक्षक रहा और उसके विरुद्ध भी मुगलों की सुरक्षा व व्यवस्था के लिए वह निरंतर रूप से मुगलों की सेना में रहा। मानसिंह के अगर व्यक्तित्व की अगर हम बात करते हैं कि आमेर के प्रारंभिक शासकों में भगवंत दास और मानसिंह अपने समय के कछवाहा शासकों में पराक्रम और वैभव की प्रतिष्ठा के रूप में स्थापित किए गए थे, परंतु मानसिंह या प्रारंभिक कछवाहा शासकों द्वारा मुगलों की अधीनता के अंतर्गत काम करने की वजह से भारतवर्ष के इतिहास के प्रारंभिक समय में इनको शूरवीरता में कोई स्थान नहीं था। परंतु अगर हम मानसिंह की अधीनता में कछवाहों की शक्ति राजस्थान में सबसे बढ़ चुकी थी और मानसिंह ने लगभग 24 वर्ष तक राजसत्ता का उपभोग किया तथा 55 वर्ष तक वह मुगल के दरबार में रहा। अकबर के दरबार में रहकर मानसिंह ने जो सम्मान और गौरव प्राप्त किया था, उसके बाद कई पीढ़ी तक कछवाहा शासकों ने मुगल दरबार में ऊंचे पदों को प्राप्त किया। फिर भी जो सम्मान मानसिंह को प्राप्त था वह अन्य कछवाहा शासकों को प्राप्त नहीं हो सका था। किसी भी हिंदू शासकों के द्वारा जो पहली बार इतना सम्मान मानसिंह को जो प्राप्त हुआ था वह अन्य शासकों को प्राप्त नहीं हो सका। मानसिंह एक सफल शासक थे। उसने अकबर की अधीन व्यवस्था को ही नहीं अपने सूबे में लागू किया, बल्कि अपने दरबार में विद्वान और कवियों को भी सम्मानित किया। मानसिंह की अधीनता में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की सूबेदारी के साथ ही यह एक सफल शासक और प्रशासक भी रहा था। मानसिंह ने मुगलों के अधीन रहते हुए भी उनकी धार्मिक व्यवस्थाओं को नहीं अपनाया और वो सदैव हिंदू था, हिंदुत्ववादी कार्यों से कार्य किया करता था। उसने अकबर के द्वारा स्थापित किए गए दीन ए इलाही धर्म की स्थापना से भी मना कर दिया। बख्तमाल के लेखक ने मानसिंह और उसकी पत्नी के लिए जो महत्वपूर्ण शब्द कहे थे कि वे मुगलों के दरबार में रहने के बाद भी उन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया और हिंदूवादी शासक के रूप में उन्होंने अपने महत्वपूर्ण कार्य किए। देश की विख्यात कवियों के साथ अकबर के दरबार में रहकर विद्वानों का सत्कार करना भी मानसिंह द्वारा सीखा गया। मानसिंह ने अपने शासनकाल में आमेर या राजस्थान से लगने वाले क्षेत्रों में अनेक हिंदू मंदिरों का निर्माण कराया। आमेरगढ़ में तोरण द्वार अपने ढंग का अनूठा है। महाराणा
जगत सिंह स्मृति के मंदिर का निर्माण करना, वृंदावन में गोविंद गुरु मंदिर का निर्माण करना। संक्षेप में ये कहा जा सकता है मानसिंह ने मुगलों के साथ रहते हुए नए नगरों का निर्माण किया। मंदिर, मूर्तियों, राजप्रसादों का निर्माण करते हुए उसने कला, साहित्य और शासन व्यवस्था, युद्ध नीति में अपूर्ण रूप से ख्याति अर्पित की थी।